Now we shall learn how to find a standard error of mean, and this is very important because we are going in the calculation part, you can say. To know two population differs in their means from which the sample is drawn, it is to find out the standard error of difference between means. मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स की मदद से ही हम ये निकाल पाते हैं कि दो मीन सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं एंड देयर आर टू सिचुएशंस. Number one situation is that where means are independent, and we can also say uncorrelated. We are finding the difference and in the process a standard error of mean, but two means are independent to each other, and in the second language we can say that they are not related. There is another situation where means are not independent, related you can say, and most importantly correlated. So in order to find the standard error of difference between two means, there are two situations. Number one, when two samples are selected from two independent populations. Sorry, when means are independent and where means are related. Uncorrelated or independent samples are those where selection of sample do not affect the selection of the members of the other samples. इंडिपेंडेंटली, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं. तो ऐसे सैंपल्स को, ऐसे दो सैंपल्स को हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहते हैं. दिस सैंपल इज ऑफ टू टाइप्स. मतलब इस तरह का जो सैंपल है जो इंडिपेंडेंट है उसमें दो तरह की स्थिति बन सकती है. इसका पहला, when the two samples are selected from two independent populations. मतलब इसमें पॉपुलेशन भी अलग अलग है. एक सैंपल इस पॉपुलेशन से, ठीक है, सिमिलर पॉपुलेशन होगा. मान लो कि एक यूनिवर्सिटी को एक पॉपुलेशन बनाया है तो सम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, पूरा नहीं लिया अलग. तो एक तो ये होगा कि दो अलग अलग पॉपुलेशन से दो सैंपल निकालें. जनरली ऐसा हम लोग करते हैं. एंड दूसरा, independent samples may be two randomly selected samples from the same population. तो ये कंडीशन है. अनकोरिलेटेड हम लोग समझ गए. एक तो इसी में से अनकोरिलेटेड निकाल ले, अलग अलग पॉपुलेशन हो तो अलग अलग दो सैंपल ले ले, और दूसरा कि सेम पॉपुलेशन में से रैंडमली दो सैंपल सेलेक्ट कर. इस क्रम में बात हम लोग और जान ले कि ये थोड़ा सा हम पहले कोरिलेटेड पार्ट जान लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे. और कोरिलेटेड को हम लोग समझ ही गए, इसके बाद हम लोग फार्मूला पे सीधे आ जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पार्ट, जैसे मीन्स आर इंडिपेंडेंट, और इसमें दो कंडीशन हम लोगों ने देखा कि जब एक में दो पॉपुलेशन से निकालना है और एक में एक ही पॉपुलेशन से दो रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो दो सैंपल हो जाएंगे. कोरिलेशन में दो कंडीशन हो सकते हैं. एक तो द रिपीटेड मेजर में क्या होगा, टू मेजर्स आर टेकन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, वन बिफोर द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट and another after the experimental treatment to find out the effect of experimental treatment. मतलब एक निकाल लिया सब्जेक्ट का एक
सैंपल, और दूसरा एक्सपेरिमेंट के बाद निकालना। मतलब ये कि यहाँ माना ये जाएगा कि इस दोनों में किसी न किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है, और इसलिए एक तो हम लोग स्टडी ऐसे कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली जैसा करते हैं कि मान ले ठीक है रिलेटेड नहीं है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के कंसेप्ट के रूप में कर। दूसरा ये मान के चले कि चूंकि पॉपुलेशन तो वही था ना जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो मान लें कि दोनों के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है, तो फिर एक कोरिलेशन निकाल के और तब उसके बीच का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालें, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटेड। रिलेटेड दोनों है लेकिन इसको कोरिलेटेड मीन कहते हैं। और एक उसी का कोरिलेटेड मीन्स का एक दूसरा कंसेप्ट है मैच पेयर। Subjects are matched on one or more variable. This variable on which subjects are matched is correlated to dependent variables. मान लीजिए कि हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हाँ एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, हाइपोथेसिस बना के जब आपको बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि किसी एट्रीब्यूट्स के आधार पे, सपोज अचीवमेंट के आधार पे ग्रुप बना लिया, उसका भी मीन होगा उसका भी एसडी होगा, मतलब दो ग्रुप बना लिया। मैच का मतलब क्या है, इक्वल लेवल कर दो, और तब ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देखा, तो इसको क्या कहेंगे, मैच्ड पेयर। कोरिलेटेड है लेकिन इसमें एक सिर्फ कोरिलेटेड है और एक मैच्ड है। सो सब्जेक्ट्स आर मैच्ड ऑन वन और मोर वेरिएबल्स। दिस वेरिएबल ऑन विच सब्जेक्ट्स आर मैच्ड इज कोरिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक बात तो ये हो गई। तो इस तरह से हमको यदि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स निकालना है तो हमारे पास एक तो पूरा इंडिपेंडेंट है तब निकालें, और दूसरा इसको रिलेटेड के एक पार्ट में सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप आपस में जोड़ते हुए दो सैंपल, एक पहले का एक बाद का, और चूंकि एक ही सैंपल से लिया है तो उसको भी कंसीडर करते हुए रिलेशनशिप को भी, मतलब दोनों के बीच के कोरिलेशन को कंसीडर करते हुए ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालें। और तीसरा कि ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स ग्रुप को मैच कर दें और तब ट्रीटमेंट के इफेक्ट को देखें, और तब उस मैच ग्रुप जो हमने किया है उसको भी कंसीडर करते हुए करें, तो भी एक कोरिलेटेड हो जाएगा। सो एक इंडिपेंडेंट का या अनकोरिलेटेड का, और दो तरीका होगा कोरिलेटेड का, जिसमें एक मैच्ड और एक सीधे कोरिलेटेड होगा। सबका फॉर्मूला अलग अलग। पहला निकालने का तरीका, जब क्या है, मीन या सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कोरिलेटेड नहीं, इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट तब जो हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, बहुत लोग m1 - m2 भी कर देता है, तो ये वेरी सिंपल, रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n। सो देयर आर टू ग्रुप्स। तो पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज रिप्रेजेंटिंग पहले ग्रुप का n जितना साइज ऑफ द सैंपल, दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरे ग्रुप का साइज ऑफ द सैंपल। इस फॉर्मूला की मदद से हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मान तब निकालते हैं जब दो सैंपल आपस में रिलेटेड नहीं है, कोरिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट। अब दूसरा कंडीशन, इसको हम लोग लिख देंगे ये में यह फॉर्मूला लागू होगा। थोड़ा सा हम इसको यहाँ साफ करेंगे इन ऑर्डर टू राइट द इक्वेशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब दो ग्रुप, इसको B लिखें, दूसरा ग्रुप जो, दूसरा कंडीशन जो है
उसमें क्या है, उसमें दो ग्रुप है लेकिन वो कोरिलेटेड है, जो दूसरा कंडीशन हमने कहा, तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला होगा, तो इसमें बहुत सारे करेक्शन भी है, उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले ये दूसरा वाला कंडीशन, फिर हम लोग दूसरे कंडीशन को देखें। वो होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू रूट अंडर, तो इसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पहले का, फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दूसरे का, फॉर्मूला भी लगेगा 2 इंटू R12, मतलब दोनों जो वेरिएबल है दोनों के बीच का कोरिलेशन, और फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ फर्स्ट मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सेकेंड। तो ये हो गया, जिसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फर्स्ट मीन का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सेकेंड मीन, और R12 द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू मीन्स। तो ये हो गया कंडीशन फार्मूला 2, ये तरीका हुआ जिसमें कोरिलेटेड। अब एक तरीका है मैच ग्रुप का, उसका जो स्टैंडर्ड निकलता है उसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन तीसरा कंडीशन में निकलेगा। यहाँ लिख दे कोरिलेटेड और यहाँ लिख दे मैच, यहाँ लिख दे इंडिपेंडेंट। तो ये जो स्टैंडर्ड होगा, इसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन x1 भी यहाँ कर दीजिए, x² प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ, हम लोग सवाल बनाएंगे तो इसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मतलब फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, लिखने में थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, तो आपको और होगा, और फिर यहाँ 1 माइनस RXY, X स्टैंड्स फॉर वन वेरिएबल, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम निकालते हैं, वेयर ये पहला जो है जिसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मतलब ये भी लिख सकते हैं जैसा यहाँ लिखा, सीधे x1 नहीं डाल के m1 भी डाल दें, तो ऐसा ही कर सकते, कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है आपको, यहाँ भी मिटा दो m1, सॉरी यहाँ m2, और फिर 1 माइनस R12 ही कर दो, वहाँ भी R12 ही हम लोगों ने किया, क्या किया, R12 स्क्वायर। सो दिस इज C, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को निकालने में, जिसमें ये सब पहले में वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड एरर फर्स्ट ग्रुप का, एनसी पहले ग्रुप के मीन साइज ऑफ द सैंपल से डिवाइडेड है, फिर दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंडिपेंडेंट के लिए, और दूसरे ग्रुप के एन से डिवाइड। दूसरा जिसमें कोरिलेटेड है, मैच नहीं है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फर्स्ट ग्रुप का, स्टैंडर्ड ऑफ मीन सेकेंड ग्रुप का, और फिर 2R12 दोनों के बीच में रिलेशन, 2 से मल्टीप्लाई, एंड अगेन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और फर्स्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड ऑफ मीन और सेकेंड ग्रुप। और तीसरा में जहाँ लोग मैच करते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ मीन फर्स्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड ऑफ मीन सेकेंड ग्रुप, और फिर ये R12। तो ये सारे जो फार्मूला में पुट किया हुआ है, इसकी मदद से हम लोग तीनों कंडीशन में स्टैटिस्टिक्स की मदद से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को निकाल सकते हैं, और उसके फर्दर एप्लीकेशन से बहुत सारा स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा ही परिवर्तन करके इसी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की मदद से हम लोग तीनों तरीके से को इस्तेमाल करते हुए टी वैल्यू को निकाल के देखेंगे, और देखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ मीन का क्या रोल है, और कैसे उससे हम लोग दो मीन के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को मेजर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर of this part. Thank you very much.